डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 311, गोल्ड रिवॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन पर्पल। पहले जब भी किन तियन किसी दुश्मन को मारता था तो नए मिले टैलेंट्स को सीधे रिसाइकलिंग स्टेशन में डाल देता था। रिसर्च करने के बाद ही सोचता था कि उन्हें अपने शरीर में इंटीग्रेट करना है या नहीं। ज्यादातर टैलेंट्स उसके काम के नहीं होते थे, लेकिन इस बार मिले ये 2 टैलेंट्स ने उसकी दिलचस्पी जगा दी। उसने बिना देरी किए उन्हें अपने शरीर में मर्ज करने का फैसला कर लिया। जैसे ही दोनों टैलेंट लाइट स्फीयर आपस में मिले, उसके अंदर कुछ बदल गया। धातु के लिए उसकी संवेदना अचानक ज्वार की तरह उसकी चेतना पर छा गई। आसपास की दुनिया पल भर में बदल गई। 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर धातु उसे साफ दिखाई देने लगी। चट्टान की दीवारों में मौजूद लौह अयस्क उसे गहरे लाल ठोस ब्लॉक की तरह दिख रहा था, जबकि पास की धातु की स्लैग बिखरे सितारों जैसी चमक रही थी। सबसे तीव्र एहसास उसके हाथ में पकड़ी ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड से आ रहा था। ब्लेड पर बहती धात्विक धारियां उसकी चेतना में चांदी की उफनती नदी बन गई थी। हर हल्की कंपकंपी उसकी धड़कन के साथ गूंज रही थी, बाकी सभी धातुओं से ज्यादा स्पष्ट और गहरी, मानो उसकी आत्मा से बंधी हो। इंटरेस्टिंग। किन तियन हल्के से हंसा। सिर्फ एक विचार के साथ उसकी हथेली में हथेली के आकार का लोहे का टुकड़ा आ गया। ये ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन के वेयरहाउस से लिया गया था, जिसे वो पहले ही खाली कर चुका था। उसने गोल्ड डिवॉरिंग हार्डनिंग एक्टिवेट किया। उसकी हथेली पर हल्की नीली रोशनी चमक उठी। जैसे ही लोहा उसकी त्वचा से छुआ, वो सिल्वर ग्रे कणों की धारा में बदल गया और उंगलियों के बीच की दरारों से उसकी त्वचा के अंदर घुस गया। कोई जलन नहीं, बस हल्की झंझनाहट। वो कणधारा उसकी नसों में ऐसे बह रही थी जैसे अनगिनत छोटे धातु मछलियां जहां से गुजरती वहां त्वचा के नीचे का टेक्सचर कसता हुआ महसूस होता। एक लोहे का टुकड़ा तुरंत असर नहीं दिखा सकता था, लेकिन इस टैलेंट में जबरदस्त पोटेंशियल था। बिना झिझक उसने 1,50,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च कर इसे पर्पल टैलेंट में अपग्रेड कर दिया। नाम गोल्ड डिवॉरिंग ट्रांसफॉर्मेशन पर्पल। टाइप एक्टिव। इंट्रोडक्शन। पहला, गोल्ड डिवॉरिंग एनहांसमेंट। जब भी धातु को निगला जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर होगा। हाई डेंसिटी एसेंस कण तुरंत हड्डियों और टेक्सचर में समा जाएंगे, शरीर के टिश्यू के साथ गहराई से इंटीग्रेट होंगे। धातु का एसेंस टेक्सचर की दरारों को भरकर हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाएगा, डिफेंस पावर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाएगा और इंटीग्रेशन जितना गहरा होगा, ताकत उतनी बढ़ेगी। दूसरा, वेपन फोर्जिंग एबिलिटी। तय दायरे के भीतर मौजूद सारी धातु का एसेंस अस्थायी रूप से निकालकर हथेली में बहती लिक्विड मेटल धारा में बदला जा सकता है, जिसे सिर्फ विचार से किसी भी वेपन के आकार में ढाला जा सकता है। गोल्ड डिवॉरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। किन तियन के होंठ हल्के से ऊपर उठे। इस टैलेंट के साथ वो लगातार धातु निगलकर अपनी डिफेंस पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसने सिर घुमाकर एलन के चेहरे पर छाई बेचैनी देखी और शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुनते ही एलन की आंखों में राहत की चमक भर गई। किन तियन ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोनों के चारों तरफ की हवा धुंधली होने लगी। खदान की अंधेरी गुफा में नमी भरी हवा में जंग और खून की गंध घुली हुई थी। ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट शा शांगजी आराम से अपनी उंगलियां पोंछ रहा था। उसकी मुस्कुराती नजरें सामने खड़े 2 युवाओं पर ऐसे घूम रही थीं जैसे पिंजरे में बंद शिकार को परख रहा हो। लुओ शिव के हाथ पीछे जंजीरों से बंधे थे। ऊपरी बदन नंगा, मांसपेशियां कसी हुई, सीने और पीठ पर अधूरी भरी तलवार और चाकू के घाव। आंख के कोने का निशान उसकी नजरों में एक खतरनाक आभा जोड़ रहा था। मुश्किल हालात में भी उसकी रीढ़ सीधी थी। दूसरी तरफ लंबी गुलाबी बालों वाली विवियन खड़ी थी। उसके हाथ भी बेड़ियों में जकड़े थे। होंठ फीके, अंदरूनी चोट साफ झलक रही थी। सिर झुकाए वो दर्द सह रही थी। प्रेसिडेंट शाह, मैंने सैकड़ों बार कहा है। विवियन की आवाज कांप रही थी। लुओ शिव को दिशा का बिल्कुल सेंस नहीं है। आप उसे 10 बार भी इस रास्ते पर चलाएं, अगली बार फिर भटक जाएगा, और मुझे अंधेरे से डर लगता है। उस वक्त मैं इतनी घबराई हुई थी कि रास्ता याद नहीं रहा। थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं जरूर याद कर लूंगी। वो सच नहीं बता सकती थी कि वो कभी इस खदान में आई ही नहीं थी। यही झूठ उनकी आखिरी उम्मीद था।
सच सामने आते ही शशांक जैसे इंसान उनकी गर्दन बिना हिचक तोड़ देते। एलन, जल्दी आओ, नहीं तो हम यहीं कंकाल बन जाएंगे। विवियन ने पलकों के पीछे अपनी बेचैनी छिपा ली। मिस विवियन, मेरे सामने चालाकी मत खेलो। शशांक ने उसका ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती गई। आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर चुप रही तो तुम्हारा साथी कुछ खो देगा। बात पूरी होते ही उसने कलाई झटका। पास खड़ा दागदार चेहरा वाला गुर्गा कमर से लंबी छुरी निकाल चुका था। तेज धार लुओ शिव की बाह पर गिरने ही वाली थी कि उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसे मत छुओ, विवियन ने घबराकर सिर उठाया। मैं बताऊंगी, अभी बताऊंगी, यही ठीक है? शशांक ने हाथ छोड़ा और ठंडी मुस्कान दी। चलो रास्ता दिखाओ। विवियन ने सामने फैली दर्जन भर सुरंगों को देखा। दिल पसलियों से टकरा रहा था। उसे कैसे पता होगा कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग किस तरफ है? फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और एक गहरी सुरंग की तरफ कदम बढ़ाया। उसी पल, कौन है वहां? शशांक की आवाज बिजली की तरह गूंजी। उसकी नजर दाईं तरफ की छाया पर टिक गई। सभी की नजरें वहीं जम गईं। अंधेरे से 5 काले चोगे पहने लोग चुपचाप उभरे। चेहरों पर काले मास्क, जिन पर माइनिंग लैंप की रोशनी ठंडी चमक रही थी। उनके कदम इतने हल्के थे मानो जमीन को छू ही नहीं रहे, जैसे धरती से निकले मौत के दूत। शैडो मून टावर। शशांक की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये रहस्यमय इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ जबरदस्त जानकारी रखता था, बल्कि इसके असैसिन भी बेहद खतरनाक थे। टियर 4 तो सिर्फ एंट्री लेवल था। सुना था कि टियर 7 एक्सपर्ट भी इनके पास हैं। प्रेसिडेंट शाह की परसेप्शन सच में तेज है। आगे खड़े काले चोगे वाले ने खराश भरी आवाज में कहा, ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन और शैडो मून टावर कभी एक दूसरे के मामलों में नहीं पड़े। फिर मेरा पीछा क्यों? शशांक का हाथ तलवार की मूठ पर टिक गया। हम तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग के लिए आए हैं। काले चोगे वाला हल्का हंसा। जो चीज बिना मालिक की हो, उसे पाने का हक खोजने वाले को है। या आप अकेले हड़पना चाहते हैं? मेरा ऐसा इरादा नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा भी नहीं। अलग अलग एरिया में खोजते हैं, कोई दखल नहीं। शशांक की आवाज ठंडी थी। काले चोगे वाले ने अजीब लहजे में कहा, शायद आपको पहले पीछे देख लेना चाहिए। क्या मतलब? शशांक पलटा और उसकी आंखें फैल गईं। उनकी बातचीत के दौरान लुओ शिव और विवियन गायब हो चुके थे। ठक ठक ठक, सुरंग की गहराई से कदमों की आवाज गूंजी। सन्नाटे भरी खदान में वो हथौड़े की तरह सबके दिल पर पड़ रही थी। लैंप की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। पहले धूल से ढके जूते दिखे, जिनके तलवों में महीन धातु कण जमे थे। फिर धीरे धीरे ऊपर मध्यम रोशनी में आंखों की एक जोड़ी चमकी, ठंडे सितारों जैसी, बिना छुपी धार के साथ। जब चेहरा पूरी तरह सामने आया, शशांक का चेहरा सख्त हो गया। एलन, उसने दांत भींचकर नाम लिया। एलन के पीछे लुओ शिव और विवियन खड़े थे। टूटी बेड़ियां उनके पैरों के पास पड़ी थीं। उनके कंधों पर एक आदमी का हाथ था। उसकी उंगलियों के चारों तरफ हल्की हरी रोशनी घूम रही थी। वो रोशनी लुओ शिव के शरीर में समा रही थी। गहरे कट और फटे मांस तेजी से भर रहे थे। विवियन के फीके गालों पर फिर से रंग लौट आया। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। वो आदमी धीरे से हाथ पीछे ले गया। हरी रोशनी शांत हो गई। फिर उसने नजर उठाकर शशांक को देखा। चेहरे पर पूरी शांति। एपिसोड 312, मेज नेमेसिस। एलन। शशांक की आंखों में अचानक भयंकर किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। एलन को पकड़ने के लिए ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन ने अनगिनत स्टाफ खो दिए थे, बेहिसाब रिसोर्सेज खर्च किए थे, फिर भी वो हर बार हाथ से फिसल जाता था। अब बड़ी मुश्किल से उसके साथियों को पकड़ा था और सबके सामने एलन ने उन्हें छुड़ा लिया। शशांक के सीने में उठता गुस्सा उसकी समझ पर हावी होने लगा। एलन की नजरें तेज थीं, सीधे शशांक से टकराईं। जब तक लुओ शिव और विवियन सुरक्षित थे, उसे इस टियर 6 पावर हाउस से डर नहीं था। हरा नहीं सकता तो क्या भाग भी नहीं सकता? शशांक ने ठंडी हंसी छोड़ी और एलन के पीछे खड़े 3 अनजान चेहरों को देखा। लुओ शिव और विवियन को हील करने वाला आदमी सख्त चेहरे वाला था। कमर पर तिरछी टंगी काली तलवार, पूरा शांत और कंपोज्ड। उसके पीछे एक विशालकाय आदमी टावर की तरह खड़ा था। खुली त्वचा पर घने बाल, आंखों में गहरा हरा प्रकाश। इंसान कम, आधा बीस्टमैन ज्यादा लग रहा था। आखिर में वो औरत थी। उसके होंठों पर मोहक मुस्कान आंखें जैसी आत्मा खींच लें, लेकिन उसकी खूबसूरती के नीचे घातक खतरा छिपा था, जैसे कोई जहरीली मकड़ी जाल बुन रही हो। एलन, तुम आखिर आ ही गए। विवियन ने राहत की सांस ली, फिर शिकायतें बरसाने लगी। तुम्हें पता है अभी कितना डेंजर था? थोड़ी देर और होती तो मैं और लुओ शिव सच में ब्लैक क्लाउड के चाकुओं के नीचे भूत बन जाते। तुम बोले थे हीलिंग मेडिसिन लाने जा रहे हो और 2 पूरे दिन गायब रहे। लुओ शिव का खून लगभग सूख गया था। आखिर में हमें उन्हीं लोगों ने बचाया जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं।
ये सुनकर एलन शर्मिंदा हुआ। विवियन, लुओ शिउ, सॉरी, कोई बात नहीं। लुओ शिउ की आवाज खिंची तलवार जैसी साफ और ठंडी थी। तुम आ गए, मैं जिंदा हूं, बस वही काफी है। विवियन ने मुंह फुलाया। तुम तो हमेशा इसे प्रोटेक्ट करते हो। फिर उसने किन तियन की तरफ मुस्कुराकर कहा, हमें बचाने के लिए थैंक यू। आपका नाम? किन तियन हल्का मुस्कुराया। लड़की काफी चंचल थी। किन तियन, ब्रदर किन तियन, मेरा नाम विवियन है। वो श्योंग और पॉइजन्स विडो की तरफ देखने ही वाली थी कि अचानक शा शांगजी की ठंडी आवाज गूंजी। एलन, क्या तुम्हें लगता है कुछ हेल्पर्स लाकर तुम मेरे सामने रेकलेस हो सकते हो? बात खत्म होते ही टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट की भयानक आभा सुनामी की तरह फैल गई। हवा तक भारी हो गई। एलन की आंखें सख्त हो गईं। उसके शरीर पर हरे स्केल्स उभर आए, ड्रैगन क्लॉ कस गए। लुओ शिउ आधा कदम पीछे हटकर ईविलची स्वॉर्ड इंटेंट छोड़ते हुए दबाव का सामना करने लगा। विवियन सबसे कमजोर थी। दबाव में उसकी सांस रुकने लगी। उसने तुरंत किन तियन के पीछे पोजीशन ले ली। उसके पास आते ही दबाव काफी कम हो गया। उसी वक्त खदान की गहराई में कोई विशाल प्राणी अचानक जागा। उसकी पन्ना जैसी आंखों में हिंसक चमक लहराई। खदान के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। शा शांगजी की नजरें एलन और किन तियन के बीच घूमी। फिर उसने अपनी आभा समेट ली। एलन, आखिरी मौका देता हूं। अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्प्रिंग का लोकेशन बता दो, पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। शा शांगजी, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे धोखेबाज पर भरोसा करूंगा? एलन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। शा शांगजी की आंखों में किलिंग इंटेंट उभरा। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो फिर बात खत्म। अटैक। उसके पीछे से दर्जन भर लोग कूद पड़े। हर एक के शरीर से कम टियर 4 स्पिरिचुअल एनर्जी का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। तलवारें और फिस्ट औरा तंग सुरंग में तूफान की तरह फैल गए। लेकिन शा शांगजी खुद नहीं हिला। उसकी नजरें बाज की तरह एलन पर जमी थीं। पिछली बार वो आसानी से भाग निकला था। इस बार इस तंग जगह में उसे मौका नहीं मिलेगा। एलन ने ड्रैगन क्लॉ घुमाया। कई विंड ब्लेड्स निकले। पीछा कर रहे हमले को कुछ पल के लिए रोका। चलो, उसने जोर से कहा। उसे साफ दिख रहा था कि ताकत में फर्क कितना बड़ा है। किन तियन मजबूत था, लेकिन टियर 6 नहीं। सीधे भिड़ना मतलब खुद को आग में झोंकना। इसी पल उसकी कलाई पकड़ ली गई। किन तियन की आवाज आई, पूरी लापरवाही के साथ, कुछ छोटे मोटे लोग हैं, भागने की जरूरत नहीं। एलन चौंका। उसने सिर घुमाया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। किन तियन के पैरों के पास जमीन फट पड़ी। गहरे हरे रंग की दर्जनों बेलें अचानक फूट निकलीं, जैसे जहर भरे सांप वार करने को तैयार हों। उनकी नोक भाले जैसी तेज थी। पल भर में टियर 4 और टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट की शील्ड्स चीरकर उनके शरीरों में धंस गईं। खराब हुआ। शा शांगजी ने गुस्से और हैरानी से चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। चीखें गूंजी, फिर अचानक सब शांत। कुछ ही सेकंड पहले जो लोग अकड़कर खड़े थे, अब सूखे हुए लाश बन चुके थे। बेलों ने उनकी पूरी जान सोख ली थी। शैडो मून हाउस के लोग सिहर उठे। उनकी नजरों में अब किन तियन के लिए सिर्फ डर था। शा शांगजी का चेहरा खदान की चट्टानों जैसा राखी हो गया। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। ये लोग उसके सालों से तैयार किए हुए एलीट थे। साथ में जिए, साथ में लड़े। ब्लैक क्लाउड में ये सबसे बेहतरीन थे। टियर 4 बाहर की दुनिया में पावर हाउस कहलाते थे। टियर 5 एक इलाके को कंट्रोल कर सकते थे। और यहां दर्जन भर लोग किन तियन के सामने एक मूव भी नहीं टिक पाए। तुम आखिर हो कौन? शा शांगजी ने दांत भींचकर पूछा। उसकी नजरों में गुस्सा भी था और साफ डर भी। उसने जिंदगी में ऐसी अजीब एबिलिटी नहीं देखी थी। वे बेलें जैसे जिंदा थीं। उनकी स्पीड डरावनी थी और उनकी पेनिट्रेशन पावर तो और भी खतरनाक। किन तियन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जमीन पर पड़ी लाशों पर नजर डाली और शांत स्वर में बोला, वो इंसान जो तुम्हें मारेगा। अगले ही पल किन तियन की उंगलियों से धात्विक चमक निकली। एपिसोड 313 मेज नेमेसिस भाग 2। उसने ब्लैक क्लाउड कॉमर्स एसोसिएशन के 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। उनका वेयरहाउस खाली कर दिया था और अब शा शांगजी के साथ उसकी दुश्मनी पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। जब बात यहाँ तक आ ही गई थी तो उसने फैसला कर लिया कि सब कुछ यहीं खत्म करेगा। वो ये भी देखना चाहता था कि क्या वो और जिएला मिलकर एक टियर 6 पावर हाउस को मार सकते हैं। तुम मौत को बुला रहे हो। किन तियन के शब्द सुनकर शा शांगजी ने और देर नहीं की। उसने हाथ उठाया और काली आभा उफान मारते हुए बाहर आई। हैंड ऑफ द एबिस। घनी काली ऊर्जा की लहर ऐसे फैली जैसे साफ पानी में स्याही गिरा दी गई हो। आधी खदान पल भर में अंधेरी हो गई। टियर 6 डार्क मेज की दमनकारी आभा ठंडी एबिस एसेंस के साथ चारों तरफ फैल गई। चट्टानों की दीवारों पर काली बर्फ जमने लगी। हवा तक जमती महसूस हो रही थी। काली धुंध से बनी कई विशाल हथेलियां बाहर निकलीं, हड्डी जैसे जोड़, नाखून जहरीली चमक के साथ।
वे सीटी बजाती हुई किनतियन की तरफ झपटी, उसकी आत्मा चीर देने के इरादे से। स्पिरिट मेज। किनतियन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर सामने टियर 6 मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसे थोड़ा सावधान रहना पड़ता, लेकिन स्पिरिट मेज जिएला का नेचुरल काउंटर था। एक विचार के साथ जमीन फट पड़ी। सोल डिवोरिंग डेमन वाइन धनुष की डोरी की तरह तनी हुई बाहर निकली। उनकी नोक हवा चीरते हुए काली विशाल हथेलियों से टकराईं। भनभनाहट की आवाज आई। धमाका नहीं हुआ, बल्कि ऊर्जा निगली जा रही थी। वाइन की सतह पर जटिल सुनहरे पैटर्न चमक उठे। वे जीवित प्राणी की तरह काली ऊर्जा को लालच से सोखने लगीं। जो पंजे इस्पात चीर सकते थे, वे छूते ही ऊर्जा की धारा बनकर वाइन के अंदर समा गए। शशांक जी की स्पिरिचुअल पावर अचानक अटक गई। उसे साफ महसूस हुआ कि उसका काली हथेलियों से कनेक्शन टूट रहा है। टूटा नहीं, बल्कि चुपचाप खींच लिया गया। और भी डरावनी बात यह थी कि वाइन पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा, जैसे अमृत पी लिया हो। उनकी सतह चमकने लगी, कांटे और तेज हो गए और बढ़ने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। कुछ ही सांसों में जो वाइन कमर तक थी, वे 1 गज ऊंची हो गईं। जाल की तरह फैलकर काली हथेलियों को पूरी तरह लपेट लिया। ये आखिर है क्या चीज? शशांक जी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने ऐसी एनर्जी निगलने वाली अजीब पौधा शक्ति कभी नहीं देखी थी। उसी पल किनतियन ने वाइन को पलटवार का आदेश दिया। कटोरे जितनी मोटी एक वाइन कोड़े की तरह झटकी और हवा चीरती हुई शशांक जी के चेहरे की ओर लपकी। उसने तुरंत हाथ उठाकर ब्लॉक किया और डार्क शील्ड को और मोटा कर लिया। धम! वाइन शील्ड से टकराई। डार्क ऊर्जा लहराई, शील्ड कांपी, लेकिन टूटी नहीं। आखिर टियर 6 की नींव अभी भी मजबूत थी। फिर भी शशांक जी का दिल सिमट गया। उसे साफ महसूस हुआ कि टकराते ही उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा चुपचाप खींच लिया गया, जैसे पानी से भरा कप हो और नीचे छोटा सा छेद। जितना भरो उतना रिसे, दूर हटो, वह गरजा। बाकी काली हथेलियों को फोड़कर वाइन को पीछे धकेला और दूरी बनाते हुए पीछे हटा। लेकिन वाइन ने पीछा नहीं छोड़ा। कुछ सांप की तरह जमीन पर सरक कर उसके टखनों की तरफ बढ़ी। कुछ ऊपर से गिरी, कांटों पर भुत ही चमक, हर एंगल सील। और अजीब बात, वे जैसे समझदार थीं। हमेशा उसकी शील्ड की कमजोर जगह निशाना बनाती। शील्ड टूटी नहीं, लेकिन लगातार दबाव ऐसा था जैसे हजारों चींटियां बांध कुतर रही हों। कमाल, सच में कमाल। विवियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ ली। वो खुद शशांक जी की ताकत देख चुकी थी। हैंड ऑफ द एबिस ने पहले उन्हें लगभग कुचल दिया था, लेकिन अब वही काली हथेलियां वाइन के सामने खिलौने जैसी लग रही थीं। एलन के गले में उभार उठा। उसके ड्रैगन स्केल्स के नीचे चेहरा शॉक्ड था। वो कई बार शशांक जी से जान की बाजी लगा चुका था। टियर 6 डार्क मेज की एनर्जी कितनी खतरनाक है वो जानता था, लेकिन किनतियन की वाइन अंधकार की नेमेसिस लग रही थी। उसने किनतियन को देखा। वो ऐसे खड़ा था जैसे बस धूल झाड़ रहा हो, पूरी तरह शांत। लुओ शिव की आंखों में भी पहली बार हलचल आई। किनतियन के लिए एक हल्का सम्मान उभरा। शैडो मून टावर के लोग भी कुछ कदम पीछे हट गए। उन्होंने ऐसी स्पिरिट प्लांट कभी नहीं देखी थी। तंग खदान में वाइन की ग्रोथ और खतरनाक हो गई थी। मौत का जाल बुन चुका था। सिर्फ मेज ही नहीं, मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें फायदा नहीं उठा सकते थे। इस श्राप का हल ढूंढना होगा। शशांक जी की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा थी, लेकिन लगातार रिसाव के साथ लड़ाई करना यातना था। तभी किनतियन की हल्की हंसी आई। टेंशन मत लो, ये तो बस शुरुआत है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वाइन पर सुनहरी बिजली चमक उठी। सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर की शक्ति किनतियन की उंगलियों से बहकर वाइन में समा गई। गहरे हरे तनों पर सुनहरे थंडर पैटर्न उभर आए। करंट चटकने लगा। हवा में जली हुई गंध फैल गई। अब वाइन थंडर कोड़े बन चुकी थी। वे शशांक जी पर बरसने लगी। खतरा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। बिजली का गुण अंधकार को काउंटर करता है। शील्ड भौतिक हमला रोक सकती थी, लेकिन बिजली की पैठ रोकना मुश्किल था। उसने जल्दी से और डार्क ऊर्जा इकट्ठी की। तभी आसपास की स्पेस अचानक जम गई। स्पेशल कन्फाइनमेंट। किनतियन की आंखों में चांदी सी चमक आई। अदृश्य दबाव चारों तरफ से आया। शशांक जी की मूवमेंट आधे सेकंड के लिए रुक गई। वह आधा सेकंड घातक था। एक थंडर कोड़ा सीटी बजाते हुए उसकी शील्ड के सबसे कमजोर हिस्से पर गिरा। तन्ना! सुनहरी बिजली जाले की तरह फैल गई। डार्क ऊर्जा उफन उठी। शील्ड लगभग बिखर गई। शशांक जी कराहा। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर का ची और खून हिल गया। बिजली से लिपटी वाइन को देखकर और किनतियन की शांत, गहरी आंखों को देखते हुए उसके दिल में पहली बार असली डर पैदा हुआ। उसे घाव से नहीं, इस रहस्यमय अजीब ताकत से डर लग रहा था। वाइन हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह थी। स्पेशल कन्फाइनमेंट अदृश्य बेड़ी। ऊपर से बिजली उसका डार्क मैजिक काउंटर कर रही थी। वो समझ गया, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी। पीछे हटो। गुस्से में उसने बची हुई डार्क ऊर्जा फोड़ दी। काली धुंध पूरी खदान में फैल गई। विस्फोट के धक्के से उसने तेज रफ्तार से पीछे हटकर दूरी बना ली, लेकिन ये चाल किंतियन की आंखों से नहीं बची। वो पीछा करने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। धड़ाम। ऊपर छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। अगले ही पल दीवारों में जाले जैसे दरारें फैलने लगीं। दरारों के भीतर से अजीब लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे अंधेरे में कोई विशाल दैत्य आंखें खोल रहा हो। धरती हिलाने वाली भयावह आभा उतर आई। एपिसोड 314 टियर 7 माइनिंग बीस्ट। बैंग। उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक ऐसे कांप उठी जैसे कोई अर्थ ड्रैगन करवट ले रहा हो। सख्त मिनरल की परतें चटक कर खुल गईं और अंदर से झुलसाती हुई सल्फर की सांस बाहर फूट पड़ी, जिसमें अजीब सी मीठी लेकिन मतली लाने वाली गंध मिली हुई थी। विवियन संतुलन खो बैठी। वो पीछे की ओर गिरते हुए चीखी, लेकिन एलन ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। उसके शरीर पर फिर से ड्रैगन स्केल्स उभर आए। वो सतर्क नजरों से कंपन के स्रोत को घूरने लगा। शियोंग ने पॉइजनस विडो को अपने पीछे ढाल की तरह छुपा लिया। उस विशालकाय आदमी के गले से जानवर जैसी गुर्राहट निकली। पीछे हटने ही वाले शाशांगजी अचानक रुक गए। एक टियर 6 पावर हाउस की स्पिरिचुअल सेंस ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन की गहराई से उनकी ताकत से कहीं ज्यादा भयानक आभा पागलों की तरह उठ रही थी। ये क्या है? विवियन की आवाज कांप रही थी। उस आभा में जंगलीपन, हिंसा और सब कुछ निगल जाने वाली भूख भरी थी जो रीढ़ तक सिहरन पहुंचा दे। किंतियन ने भौहें सिकोड़कर ऊपर की दरारों की ओर देखा। सोल डिवोरिंग डेमन वाइन भी खतरा महसूस कर चुकी थी। वो पागलों की तरह जमीन के भीतर सिमट रही थी। पीछे गहरे हरे निशान छोड़ती हुई शैडो मून टावर के सदस्य हथियार संभालकर खड़े हो गए। काले चोगे वाला उनका लीडर गहरी आंखों से सब देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान आसपास नहीं बल्कि किंतियन पर टिका था। उसी पल पूरी खदान अचानक धंस गई। रोअर। धरती के नीचे से कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। साउंड वेव्स ने सबको ऐसे मारा जैसे ठोस हथौड़ा छाती पर पड़ा हो। सबके ची और ब्लड उफान मार उठे। अगले ही सेकंड जमीन पूरी तरह फट गई। गहरे भूरे स्केल से ढका एक विशाल पंजा मिट्टी चीरता हुआ बाहर निकला। उसके किनारों से ठंडी धातुई चमक झिलमिला रही थी। एक ही झटके में उसने खदान की आधी सुरंग तोड़ डाली। उड़ती धूल के बीच एक दानवाकार प्राणी धीरे धीरे ऊपर उठा। करीब 100 मीटर लंबा वो माइनिंग बीस्ट सांप जैसा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर परत दर परत चट्टानी आर्मर जड़ी थी। उसकी रीढ़ पर 1-1 मीटर लंबे नुकीले अस्थि कांटे खड़े थे। सबसे डरावना था उसका सिर। कोई साफ चेहरा नहीं, बस खोपड़ी का आधा हिस्सा घेरे एक खून लाल विशाल मुंह। उसमें दांत नहीं थे, बल्कि घूमती हुई मांसल परतों की गोल्ड रिंग्स थीं, जिन पर धातु जैसी चमक थी, जैसे अनगिनत ग्राइंडर्स से बना कोई भंवर जो रोशनी तक निगल सकता हो। जैसे ही वो प्रकट हुआ, पूरी खदान की रोशनी उस विशाल मुंह में समा गई। आसपास घुप अंधेरा छा गया। वो मुंह धीरे धीरे खुला। जहां से भी गुजरा, हवा सर्पिल बनकर मरोड़ खाने लगी। अंदर से भयानक सक्शन फोर्स, फूटी पत्थर, चट्टाने, यहाँ तक कि हवा की ऊर्जा भी उसके मुंह की ओर खिंचने लगी। सब उस खिंचाव में जकड़ गए। उनके शरीर अनचाहे आगे लड़खड़ाने लगा। विवियन चीखी, लेकिन एलन की मजबूत पकड़ ने उसे अंदर जाने से बचा लिया। शाशांगजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने डार्क एनर्जी से पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो सक्शन फोर्स के सामने बेअसर साबित हुई। वो खून लाल मुंह सचमुच एक एबिस जैसा था। खदान के भीतर जो भी था, सब उसकी शिकार सीमा में आ चुका था। चाहे किंतियन का ग्रुप हो, शाशांगजी हो या शैडो मून टावर के लोग, सब इस प्रागैतिहासिक माइनिंग बीस्ट के सामने काटे जाने वाले शिकार थे। ये टियर 7 माइनिंग बीस्ट है। किंतियन का चेहरा पल भर में लोहे जैसा सख्त हो गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस दमनकारी आभा की घुटन शाशांगजी की डार्क मैजिक से कम 10 गुना ज्यादा थी। उसकी मौजूदगी ही किसी टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट को कुचलने के लिए काफी थी। उसकी उंगलियों से रोशनी फूटी। वॉइड गेट धमाके के साथ खुला। आध्यात्मिक सांपों जैसी बेलें बाहर निकलीं और तेजी से एलन, लुओ शियू, शियोंग और बाकी लोगों को लपेटने लगीं। वो टेलीपोर्टेशन गेट में कदम रखने ही वाला था कि क्रैश! बगल से काली जंजीरें और शैडो टेंटिकल्स बिजली की तरह निकले और उसके हाथ पैर कसकर जकड़ लिए। शाशांगजी और काले चोगे वाला लीडर पागलों जैसी हालत में थे। जंजीरों के सिरों को पकड़े वे चीर रहे थे। मुझे साथ ले चलो, तुम्हें हमें ले जाना ही होगा। उन्हें साफ समझ आ गया था कि इस मौत के जाल से बचने का एकमात्र रास्ता किंतियन की स्पेस टेलीपोर्टेशन है। धत! किंतियन बुदबुदाया। उसने उनकी आंखों में पागलपन देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया, अगर उसने अभी ढील दी तो ये लोग अपनी आखिरी ताकत तक उसे घसीटकर साथ मरेंगे। समय नहीं है। उसने दांत भींच लिए। बेलें लोहे की केबल्स की तरह लहराईं। शाशांगजी और शैडो मून टावर के लोगों को एक साथ जकड़कर टेलीपोर्टेशन गेट की ओर घसीटने लगीं। शाशांगजी के चेहरे पर खुशी की झलक आई ही थी,
कि खदान के भीतर फिर से गगनभेदी दहाड़ गूंजी। टियर 7 माइनिंग बीस्ट पूरी तरह भड़क चुका था। बूम! पूरी खदान गर्जना के साथ ढह गई। चट्टानों से अरबों धातुई कण छिलकर हवा में तैरने लगे और चीखते हुए डार्क गोल्डन कणों की सुनामी सबकी ओर लपकी। वॉइड गेट की लाइट कर्टेन बुरी तरह मरोड़ खाने लगी। उसके किनारे टूटने लगे। किंतियन की बेलें पागलों की तरह बढ़कर आपस में गुंथीं और एलन व बाकी लोगों के सामने मोटी हरी दीवार बन गई। लेकिन कणों की बौछार में वो सिसकती हुई जलने लगी। हरियाली साफ साफ फीकी पड़ रही थी। उधर शांगजी और शैडोमून टावर के लोग कण तूफान से जूझते हुए भी चुपके से जंजीरें और कस रहे थे। शैडो टेंटेकल्स हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह किंतियन से लिपटे थे, उसे साथ घसीटने के इरादे से। ऐसे चला तो सब मरेंगे। बेलों की दीवार पारदर्शी होती जा रही थी। एलन, शियोंग और बाकी लोग कण तूफान के किनारे उजागर हो रहे थे। किंतियन की आंखों में दृढ़ता चमकी। स्विश! कलाई घुमाते ही उसने अपने साथियों से जुड़ी बेल काट दी। दूर से हथेली मारकर उसने शियोंग, पॉइजन्स विडो और एलन को जोर से वॉइड गेट की ओर धकेला। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। तुम लोग पहले जाओ। शब्द पूरे होते उससे पहले ही उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। सर्वग्रासी सक्शन ने उसे एबिस के विशाल मुंह की ओर खींच लिया। रैटल! जंजीरें फौरन तनी। शैडो टेंटिकल्स कई दर्जन मीटर तक खिंच गए, भारी दबाव में कराहते हुए। शांगजी और शैडोमून टावर के लोगों के चेहरे उड़ गए। वे नीचे घसीटे जाते हुए चीख उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंतियन ऐसा फैसला करेगा। किंतियन! मास्टर! शियोंग खून भरी आंखों से गर्जा, वॉइड गेट के किनारे को जकड़े हुए। पॉइजन्स विडो की आवाज कांप रही थी, आंसू बेकाबू बह रहे थे। एलन नीचे तेजी से गिरती उस आकृति को देखता रहा। उसका दिल कसकर जकड़ गया। अचानक वो मुड़ा। पूरी ताकत लगाकर उसने विवियन और लुओ शिउ को वॉइड गेट में धकेल दिया। उसके शरीर से सियान रोशनी फूट पड़ी। ड्रैगन स्केल्स फिर से उभर आए। वो सियान उल्का की तरह एबिस की ओर झपट पड़ा। हवा उसके भूरे बालों को पीछे उड़ा रही थी। उसकी आंखें, जिनमें अक्सर शरारत की झलक रहती थी, अब दो जलते सूरजों की तरह चमक रही थीं। उनमें सिर्फ निडर रोशनी थी। एलन हमेशा जानता था कि वो किस्मत वाला है। कई बार मौत से बचा। हर अहम पल पर कोई न कोई लाइफलाइन मिल गई, जैसे लक उसके साथ चलता हो। विवियन मजाक में उसे लक की देवी का बेटा भी कहती थी, लेकिन वो कभी अपनी किस्मत को लक पर नहीं छोड़ता था। वो जानता था, आराम में किस्मत पर भरोसा करना पंजों को कुंद कर देता है, इंसान को भाग्य की भीख का इंतजार करने वाला कायर बना देता है। फिर भी इस बार उसने दिल से चाहा कि लक की देवी उस पर फिर मेहरबान हो, ताकि वो और भाई किंतियन इस संकट से जिंदा निकल सके। भाई किंतियन, मैं आ रहा हूँ। उसकी आवाज हवा चीरती हुई गूंजी। सियान रोशनी उसके चारों ओर उफन पड़ी। वो अपनी गिरावट की रफ्तार चरम पर ले गया। कानों में गरजती हवा के बावजूद उसकी नजर सिर्फ जंजीरों में जकड़ी उस आकृति पर थी। यहाँ तक कि सामने फैलता एबिस जैसा विशाल मुंह भी उसके कदम पीछे नहीं कर पाया। पीछे वॉइड गेट तेजी से सिकुड़ रहा था। उसकी लाइट कर्टेन इंच इंच टूटती गई और अंत में निराशा से भरा अंधेरा पूरी तरह सील हो गया। एपिसोड 315, एक और 6th टियर एक्विजिशन। स्विश! एक हरी बेल तेज सीटी जैसी आवाज के साथ एलन की कमर में लिपटी और उसे जोर से नीचे की तरफ खींच लिया। हवा की गर्जना के बीच किंतियन की आवाज उसके कानों तक पहुंची, जिसमें हल्की बेबसी थी। क्यों बीच में कूद रहा है लड़के? चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था क्या? एलन बेल के सहारे झूलते हुए उसके पास आ गया। उसने हंसते हुए उसका कंधा पकड़ लिया। सफेद दांत चमक उठे। मैं आमतौर पर काफी लकी रहता हूँ, क्या पता इस बार भी मेरी लक हम दोनों को बचा ले। किंतियन ने उसकी आंखों में चमकती रोशनी देखी और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। चलो, इसे ही शायद किस्मत वालों का कॉन्फिडेंस कहते हैं। उनके सामने माइनिंग बीस्ट का आरी जैसे दांतों वाला विशाल मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा था। उसके किनारे आपस में टकराकर साफ क्लिक की आवाज कर रहे थे। किंतियन को ज्यादा डर नहीं लगा। अभी थोड़ी देर पहले वो शैडोमून टावर और शांगजी में उलझा हुआ था, लेकिन किसने कहा कि वो इस दानव के पेट के अंदर वॉइड गेट नहीं खोल सकता? इस हादसे ने उसके दिमाग में एक बोल्ड आइडिया जगा दिया। अगर भविष्य में उसे इसी साइज का कोई और जाइंट बीस्ट मिले, तो क्या वो सीधे वॉइड गेट खोलकर उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे भीतर से तोड़ सकता है? क्लिक! माइनिंग बीस्ट का विशाल मुंह पूरी तरह बंद हो गया। बाहर की आखिरी रोशनी भी निगल ली गई। गाढ़ा अंधेरा स्याही की तरह सबको ढक गया। अंधेरे में किंतियन की पुतलियों से हल्की बैंगनी चमक निकली, जो आसपास का सीन कैप्चर कर रही थी। ये पेट कोई साधारण मांस की गुहा नहीं था। ये किसी जीवित प्राणी की इसोफेगस जैसा था, जिसकी अंदरूनी दीवारें अनगिनत धातु के टुकड़ों से ढकी थीं। ठंडी मेटेलिक चमक के साथ वे अजीब तरीके से मरोड़ खा रही थीं। भीतरी दीवारों पर अनगिनत दांतेदार उभार थे। इसोफेगस के सिकुड़ने के साथ वे खुलते और बंद होते, जैसे मेटल कटिंग टूल्स। साफ था, जो भी शिकार अंदर आए, उसे चूर चूर कर देना ही उनका काम था। किंतियन ने तेजी से रिएक्ट किया।
उसने एलन को पकड़े रखा और उन उभारों के बीच की खाली जगहों से फुर्ती से निकलता गया। उसके पंजे आरी जैसे किनारों को छूते, उछाल लेने के लिए मोमेंटम लेते। लेकिन शैडो मून टावर के बाकी लोग इतने लकी नहीं थे। काले चोगे वाला लीडर किसी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने जरूरी हिस्सों को बचा पाया, मगर बाकी लोगों को बंद होती आरी जैसे दांतों ने पल भर में काट डाला। उनकी चीख आधी सांस भी नहीं चली। वे सीधे खून की धुंध बन गए। शरीर के टुकड़े और अंदरूनी हिस्से इसोफेगस की गहराई में गिरते चले गए। शशांक जी ने टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट की नींव पर डार्क एनर्जी से शील्ड बनाई। उसने कई बार झेले, लेकिन फिर भी आरी जैसे दांतों ने उसकी हड्डियों तक पहुंचने वाले कई घाव कर दिए। शील्ड और धातु के दांतों की रगड़ से चिंगारी सी सिसकारियां उठ रही थीं। इसी वक्त इसोफेगस के आखिर से तेज भारहीनता का एहसास हुआ। वे माइनिंग बीस्ट के पेट में गिर चुके थे। स्प्लैश! किंतियन और एलन भारी आवाज के साथ चिपचिपी, फिसलन भरी जमीन पर गिरे। सतह नरम और बर्फ जैसी ठंडी थी। उनके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा था। किंतियन ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई। जगह उम्मीद से कहीं बड़ी थी, जैसे मांस और खून से लिपटी कोई विशाल गुफा। गुफा की छत से अनगिनत रक्तवाहिका जैसी मांसल रस्सियां लटक रही थीं। जमीन पर फीका हरा गाढ़ा तरल धीरे धीरे बह रहा था। सड़ी हुई बदबू हवा में फैली थी। सतह पर झाग तैर रहे थे। कभी कभी बुलबुले फूटते और इस जैसी जंग खाती आवाज के साथ क्षरण करते। और भी डरावनी थी अंधेरे में आती अनगिनत सरसराहट, जैसे असंख्य छोटे कीड़े हड्डियों के बीच रेंग रहे हों। ध्यान से देखने पर किंतियन को समझ आया, ये माइनिंग बीस्ट की पेट की दीवार से निकलती पतली टेंड्रिल्स थीं। वे कीड़ों की तरह हर पचने वाली चीज को पकड़कर गहरे डाइजेस्टिव पूल की ओर खींच रही थीं। शशांक जी का चेहरा उस नर्क जैसे दृश्य को देखकर और भी पीला पड़ गया। काले चोगे वाला आदमी ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके लबादे के नीचे उसका शरीर हल्का कांप रहा था। साफ था, ये माहौल उसे भी डरा चुका था। गुड़-गुड़! अचानक पेट की दीवार जोर से सिकुड़ी। मांसल रस्सियां तन गईं और उनकी तरफ झपट पड़ी। जमीन पर फैला हरा तरल उबलते जहर की तरह खौलने लगा। जल्दी, वॉइड गेट खोलो और हमें बाहर निकालो। काले चोगे वाले की भर्राई आवाज गूंजी। उसकी कलाई झटकी और कई पिच ब्लैक जंजीरें सांपों की तरह निकलकर किंतियन के शरीर से लिपट गईं। जंजीरें पर बने रून लगभग उसकी त्वचा में धंस गए। उसके लबादे के नीचे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जंजीर पकड़े हाथ जोर लगाते लगाते सफेद पड़ चुके थे। शशांक जी भी चिल्लाया। उसकी शैडो टच स्पिरिचुअल पावर के सहारे कई फीट तक फूल गई और किंतियन की बांह से लिपटकर उसकी हरकतें लॉक कर दी। अगर तूने हमें नजरअंदाज किया तो मैं तुझे इसी दानव के साथ पचवा दूंगा, चाहे मेरी आत्मा ही क्यों ना खत्म हो जाए। उसके चेहरे पर लगा खून पेट की बदबू में फीका पड़ चुका था। बस पागलपन भरी हताशा बची थी। किंतियन ने नीचे अपनी जकड़ी जंजीरों और टेंड्रिल्स की ओर देखा और हल्का सा हंस पड़ा। उसकी हंसी इस चिपचिपे अंधेरे में गूंजी, जिसमें साफ मजाक था। इतनी जल्दी क्या है? अगर मेरे साथ बंधे रहना है तो थोड़ा और रुके रहते हैं। शुरू में वो सिर्फ एलन, शियोंग और पॉइजन्स विडो की सेफ्टी को लेकर फंसा था, लेकिन अब इस हालात में उसे खुद पर कोई रोक महसूस नहीं हो रही थी। तू पागल हो गया है क्या? काले चोगे वाला गुस्से और डर में चीखा। अभी नहीं निकले तो ये गैस्ट्रिक जूस हमें कीचड़ बना देंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पेट की दीवारों का संकुचन और तेज हो गया। जमीन पर हरा तरल तेजी से उफनने लगा। ये ठीक नहीं है। शशांक जी की पुतलियां सिकुड़ गईं। गहरा हरा गैस्ट्रिक तरल समुद्री ज्वार की तरह ऊपर उठने लगा। नंगी आंखों से दिखने वाली रफ्तार से वो कई मीटर ऊंची लहर बन गया। अनगिनत क्षरणकारी बुलबुलों के साथ वो उनकी तरफ टूट पड़ा। किंतियन ने नीची आवाज में कहा, एलन, कसकर पकड़। उसके चारों ओर सोल डिवोरिंग डेमन वाइन अचानक फटकर सक्रिय हो उठी। एपिसोड 316, एक और सिक्स्थ ऑर्डर सबऑर्डिनेट भाग 2। बेलें जैसे जिंदा हों, पागलों की तरह आपस में लिपट गईं। पल भर में उन्होंने एक घना हरा गोला बना लिया जो पूरी तरह सील था। उसके बीच में किंतियन और एलन कसकर घिरे हुए थे। बेलों की सतह पर कांटे सीधे खड़े थे, लेकिन बाहर की तरफ वार करने के बजाय वे अंदर की ओर मुड़ गए, जैसे मुलायम कुशन की एक लेयर बना रहे हों। बूम! गैस्ट्रिक तरल की लहर जोर से बेलों के गोले से टकराई। भारी धमाका गूंज उठा। हरा गोला जोर से हिला। बेलें भीगकर सिसकारियां लेने लगी, लेकिन अजीब बात, वे जंग नहीं खा रही थीं। उल्टा स्पंज की तरह हरे तरल को सोख रही थीं। दूसरी तरफ काले चोगे वाला आदमी और शशांक जी इतने लकी नहीं थे। आखिरी कोशिश में शशांक जी ने अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंक दी। शैडो पावर से उसने शील्ड बनाई, लेकिन जैसे ही शील्ड उस तरल को छूती, इसकी पिघलती आवाज आती। वो तेजाब में भीगे कपड़े की तरह पतली और सड़ती जा रही थी। शैडो टच तो और भी कमजोर थी, जलते मकड़ी के जाले की तरह चटक रही थी, इंच इंच टूटती हुई। टियर 6 स्पिरिचुअल मेज की ताकत भी उस गैस्ट्रिक तरल की शरण शक्ति के सामने टिक नहीं पा रही थी। नहीं,
शशांक ने बेबसी से देखा कि उसकी आखिरी शैडो पावर भी खत्म हो गई। हरा तरल उसके सीने तक चढ़ गया, उसकी त्वचा और मांस लुढ़ककर गलने लगे। उसी पल निराशा ने उसका दिल जकड़ लिया, उसकी चीख गले में ही अटक गई। तरल नाक और मुंह में भर गया, उसका शरीर हरी लहरों में कई बार पलटा और कुछ ही सेकंड में गहरे हरे मवाद की एक लिसलिसी ढेरी बन गया। काले चोगे वाला थोड़ा बेहतर हालत में था। जहरीला तरल उसे निगलने ही वाला था कि उसके सीने से अचानक बैंगनी सुनहरी रोशनी चमकी। हथेली के आकार का एक टोकन उसके कपड़ों से फिसलकर बाहर आया। उस पर उकेरा हुआ जंगली जानवर का सिर चमक उठा। रोशनी फैलकर एक अर्ध पारदर्शी शील्ड बन गई जिसने जहर को रोक दिया। खंक खंक, वो जोर से खांसने लगा। बाहर उफनते तरल को देखकर उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक आई। फिर उसने बेलों के गोले की ओर देखा। आवाज में गुहार थी, किंतियन, तुम किंतियन हो, सही? प्लीज, हम सब एक ही मुसीबत में हैं। मेरी मदद करो। अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। किंतियन चुप रहा। काले चोगे वाले ने दांत भींचे और ऊंची आवाज में बोला, मैं शैडो मून टावर का थर्ड स्टूवर्ड हूं। अगर तुम मुझे बाहर ले गए तो टावर के रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस हमेशा तुम्हारे लिए ओपन रहेंगे। बेलों के गोले के अंदर किंतियन का चेहरा शांत था। वो सोल डिवोरिंग डेमन वाइन में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। जो बेलें गैस्ट्रिक तरल को छू रही थीं, वे नुकसान नहीं उठा रही थीं। उल्टा, वे खुशी से कांप रही थीं। लालच में उस क्षरणकारी एनर्जी को सोख रही थीं। उनका रंग और ज्यादा चमकदार हो रहा था। हल्की भूतिया चमक निकल रही थी। उधर काले चोगे वाले की शील्ड लगातार घुल रही थी। बैंगनी सुनहरी टोकन की रोशनी मंद पड़ती जा रही थी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाढ़ की तरह बाहर निकल रही थी। दांतों से काटे होंठ से खून रिस रहा था। जब शील्ड टूटने को आई और दरारों से जहरीला तरल उसके टखनों तक पहुंचा, उसका मांस तुरंत गलने लगा। आखिर वो टूट गया। मैं सरेंडर करता हूं। आज से मैं तुम्हारा नौकर हूं। प्लीज, मुझे बचा लो। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने को आई और दर्द उसकी चेतना निगलने लगा, हरे साये की तरह एक बेल गोले से निकली। बिजली की तेजी से उसने उसकी कमर लपेटी और उसे अंदर खींच लिया। धड़ाम, वो बेलों के बीच गिरा। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां अलग अलग कर दी गई हों। वो ढीला होकर जमीन पर पड़ा रहा। जैसे ही बेल ने उसे छुआ, उसके सीने की बैंगनी सुनहरी शील्ड से क्रैक की आवाज आई। रोशनी इंच इंच टूटकर हवा में चिंगारियों की तरह बिखर गई। आखिरी ताकत से उसने सिर उठाया। नजर धुंधली थी। सामने किंतियन की आकृति दिख रही थी। मौत से बचने की हैरानी उसके दिमाग में गर्म पानी की तरह बह रही थी। होठों पर हल्की मुस्कान आने ही वाली थी कि अगले ही सेकंड जम गई। वे गहरे बैंगनी आंखें उसे देख रही थीं। न गुस्सा, न ताना, न कोई भावना। जैसे दो जमे हुए बैंगनी एबिस जिनमें ठंडी लहरें उमड़ रही हों, सब कुछ निगलने को तैयार। हाँ, उसकी सांस अटक गई। सिर्फ एक नजर के उस पल में उसके दिल को ऐसा डर जकड़ गया जो गैस्ट्रिक तरल से भी ज्यादा चुभता था। जैसे उसकी नसों में खून जम गया हो। उसे लगा जैसे अदृश्य हाथ उसकी चेतना को खींचकर किसी अंधेरे गड्ढे में फेंक रहा हो। उसके सबसे बड़े डर सामने फट पड़े। जिन साथियों से उसने धोखा किया था, वे खून से लथपथ सिर लिए बदला मांग रहे थे। शैडो मून टावर के टॉर्चर चैम्बर की दहकती लोहे की छड़ उसकी त्वचा जला रही थी और माइनिंग बीस्ट का सब कुछ निगल जाने वाला मुंह धीरे धीरे उसकी तरफ खुल रहा था। ये सिर्फ भ्रम नहीं थे। हर एहसास असली दर्द लेकर आया। विश्वासघात की नफरत, जले मांस की बदबू, निगले जाने की घुटन, सब मिलकर उसकी नसें तोड़ रहे थे। नहीं, वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से सिर्फ टूटी सिसकारी निकली। उन बैंगनी आंखों के नीचे उसे लगा जैसे उसकी हर परत उतर गई हो। हर राज, हर डर सामने नंगा पड़ा हो। ये मौत से भी भयानक यातना थी। उसकी मानसिकता इंच इंच कट रही थी। आखिरकार चरम भय ने उसकी आखिरी मानसिक रक्षा भी तोड़ दी। काले चोगे वाले की पुतलियां सिकुड़ी, फिर फैल गईं। उसका शरीर ऐसे पीछे गिरा जैसे डोर कटा कठपुतली हो। धप, सिर बेल से टकराया। आंखों में जमी दहशत उसकी आखिरी अभिव्यक्ति बन गई। फिर पलकें भारी होकर बंद हो गईं। वो पूरी तरह बेहोश हो गया। किंतियन ने एक नजर बेहोश पड़े आदमी पर डाली, फिर उस बेल पर जो पागलों की तरह जहर सोख रही थी। उसने उंगलियां जांघ पर हल्के से थपथपाई और बुदबुदाया। टियर 6 स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट। जो खुद को शैडो मून टावर का प्रभारी बता रहा था, वो टियर 6 मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा मजबूत नहीं थी। ऊपर से बैंगनी सुनहरी टोकन की शील्ड बनाए रखने में उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। इसी वजह से वो आई ऑफ फियर के सामने ढह गया। इसके बाद किंतियन ने बिना किसी झिझक के सोल सील लगा दी। उसे दूसरा टियर 6 सबऑर्डिनेट मिल गया, शैडो मून टावर। दिलचस्प, किंतियन ने ठुड्डी सहलाई। ली ची का इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी बना था। हर मेंबर नाइट डेमन अपोस्टल था। पोटेंशियल अनलिमिटेड था, लेकिन शुरुआत देर से हुई थी।
अभी बेस और बैकग्राउंड कमजोर था, लेकिन अगर शैडो मून टावर के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं, तो लीची की शैडो डिवीजन तेजी से ग्रो कर सकती है। शायद टावर को पीछे छोड़कर उसे निगल भी ले। किंतियन ने हाथ काले चोगे वाले के शरीर पर रखा। हरी रोशनी फैली, उसके घाव भरने लगे, लेकिन स्पिरिचुअल थकान इतनी आसानी से रिकवर नहीं हो सकती थी। फिलहाल किंतियन ने उसे यांग स्पेस में फेंक दिया। बेलों के गोले के बाहर तरल की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। जमीन पर बस क्षरण के निशान और सफेद धुआं बचा था, लेकिन इस नर्क जैसे माहौल में सोइल डिवोरिंग डेमन वाइन और ज्यादा ताकतवर हो गई थी। एलन ने अभी जो कुछ देखा सब समझ लिया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। हर किसी के अपने राज होते हैं, किंतियन के भी और उसके भी। कुछ देर बाद किंतियन ने उसकी ओर देखकर कहा, थोड़ा और वेट करते हैं। जब माइनिंग बीस्ट हिलना बंद करेगा तब बाहर निकलेंगे। उसे कुछ याद आया। माइनिंग बीस्ट को मेटल पसंद है। जहां ये होते हैं वहां मिनरल डिपॉजिट जरूर होता है। जितना हाई टियर बीस्ट उतनी ही बेहतरीन मिनरल वेन। टियर 7 माइनिंग बीस्ट ने जो वेन चुनी होगी वो इस इलाके की सबसे टॉप क्वालिटी होगी। अगर वे इसके ठिकाने तक पहुंचकर वे रेयर मेटल्स इकट्ठा कर लें और उन्हें एब्जॉर्ब कर लें, तो उसकी बॉडी स्ट्रेंथ और डिफेंस पावर नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। ठीक है, एलन ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर हल्की झिझक थी। किंतियन मुस्कुराया। वो समझ गया एलन क्या सोच रहा है। टेंशन मत लो, बाहर वाले साथियों को पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसने सॉइल सील की पावर से पॉइजन्स विडो को मौजूदा हालात बताया और कहा कि लुओ शिउ और विवियन को मैसेज पास कर दे। जैसे ही उसे पता चला कि किंतियन सुरक्षित है, पॉइजन्स विडो की आवाज खुशी से कांप गई। बॉस, आप ध्यान रखना, हम खदान के बाहर वेट कर रहे हैं, किसी भी टाइम सपोर्ट देंगे। ओके, किंतियन ने छोटा सा जवाब दिया। फिर उसने ब्लैक फ्रॉस्ट निकाली और अंदरूनी दीवार पर हल्का वार किया। जैसा उसने सोचा था, टियर 7 माइनिंग बीस्ट के अंदरूनी अंग भी बेहद सख्त थे। न ब्लैक फ्रॉस्ट न जिएला कोई नुकसान पहुंचा सके। वो सोच रहा था जिएला अंदर से आर पार छेद कर उसे सोख लेगी, लेकिन उसने माइनिंग बीस्ट की बॉडी हार्डनेस को कम आंका था। इतनी मेटल एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद ये बीस्ट स्टील के बने दानव जैसा था। अंदर से बाहर तक कोई वीक पॉइंट नहीं। ये देखकर किंतियन ने आगे कोई प्लान नहीं बनाया। वो और एलन चुपचाप इंतजार करने लगे कि माइनिंग बीस्ट कब शांत होता है। एपिसोड 317, क्रिस्टल स्टोन का ढेर, नया अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्प्रिंग। 10 मिनट से भी ज्यादा इंतजार के बाद किंतियन साफ महसूस कर सकता था कि माइनिंग बीस्ट की मूवमेंट पूरी तरह रुक चुकी है, लेकिन उसके शरीर के अंदर एनर्जी अब भी उबलते पानी की तरह बेकाबू तरीके से घूम रही थी। साफ था, वो अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। किंतियन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। सोइल डिवोरिंग डेमन वाइन को उसी हरे गोल घेरे के रूप में बनाए रखा और चुपचाप माइनिंग बीस्ट के पेट के अंदर छिपा रहा। ये वेट आधे दिन तक चला। इस दौरान यांग स्पेस में बेहोश पड़ा काले चोगे वाला आदमी एक बार जागा भी, लेकिन किंतियन ने उसे बाहर नहीं निकाला। सोल सील उसकी सबसे बड़ी सीक्रेट ताकत थी, जिसे वो आखिर तक छुपाकर रखना चाहता था अपने करीबियों से भी। आखिरकार माइनिंग बीस्ट की आभा धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उफनती एनर्जी लहरों की तरह पीछे हट गई। उसके पेट की हरकत भी बेहद धीमी हो गई, जैसे वो गहरी नींद में डूब गया हो। किंतियन ने आंखें खोली। उसकी बैंगनी आंखों में समझ की चमक कौंधी समय आ गया था। उसने सावधानी से वॉइड गेट को वाइन के अंदरूनी हिस्से में खोला। पहले बस चांदी जैसी एक पतली दरार उभरी, इतनी हल्की स्पेस वेव कि लगभग महसूस भी न हो। फिर वो दरार धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे कोकून तोड़कर कोई कीड़ा बाहर निकल रहा हो। आखिरकार जब ऊपर नीचे करीब आधा मीटर खुल गया, किंतियन ने एलन को चुप रहने का इशारा किया। दोनों छिपकली की तरह वाइन की दीवार से चिपककर सांस तक दबाते हुए दरार से बाहर निकल गए। जैसे ही वो माइनिंग बीस्ट के शरीर से बाहर आए, तेज धातु की गंध ने उनका स्वागत किया। दोनों ठंडी जमीन पर उतरे। सामने का दृश्य देखकर अनायास उनकी सांस अटक गई। ये एक विशाल अंडरग्राउंड स्पेस था, इतना बड़ा कि कई किले उसमें समा जाएं। ऊपर की छत इतनी ऊंची थी कि साफ दिखती भी नहीं थी। बस चट्टानों की दरारों से हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी छनकर आ रही थी, जो नुकीले पत्थरों की आकृतियां बना रही थी। दीवारों पर खुदाई के निशान थे। किंतियन ने तुरंत मेटल सेंसिंग एक्टिव किया। चारों तरफ से जबरदस्त एनर्जी फीडबैक आया। इन चट्टानों के नीचे एक विशाल जुड़ी हुई मेटल वेन फैली हुई थी और उसकी क्वालिटी बेहद हाई थी। ऊपर की परत तो शायद पूरी की पूरी माइनिंग बीस्ट के पेट में जा चुकी थी। ये जगह एलन की आंखें फैल गईं। उसे यहाँ की शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। किंतियन की नजर अब स्पेस के बीचों बीच टिकी थी। वहां सैकड़ों वर्ग मीटर में फैला एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग था। सफेद धुंध जैसे वाष्प उससे उठ रही थी, जिसमें पतली लेकिन शुद्ध स्पिरिचुअलिटी भरी थी। लेकिन पानी का स्तर बहुत नीचे था। बस एक उथली परत बची थी। नीचे कंकड़ साफ दिख रहे थे। ये स्प्रिंग लगभग सूख चुका था। क्या अफसोस, किंतियन बुदबुदाया।
अगर ये अपने पीक पर होता तो ये ट्रेनिंग के लिए स्वर्ग होता। अब बस बचा खुचा था, साफ था, ये भी माइनिंग बीस्ट का ही काम था। चारों तरफ एनर्जी क्रिस्टल स्टोन के ढेर फैले थे। तारों जैसे रंगों वाले क्रिस्टल चमक रहे थे, जिससे पूरा अंडरग्राउंड स्पेस दिन जैसा रोशन था। इनमें से कई हाई क्वालिटी, कुछ टॉप क्वालिटी और कुछ तो सुप्रीम लेवल के थे। एक भी बाहर मार्केट में जाए तो लोग टूट पड़े, लेकिन माइनिंग बीस्ट को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ मेटल चाहता था। किंतियन की आंखों में हल्की मुस्कान आई। ये मेरे लिए अच्छा है। इतने क्रिस्टल अगर सही तरह से यूज किए जाएं तो कीमत अरबों स्टार कॉइन तक जा सकती है। और अगर वो यहाँ की मेटल वेन को गोल्ड डिवोरिंग एनहांसमेंट से सोख ले, उसका शरीर नई ऊंचाई छू सकता है। लेकिन पहले सामने सो रहे टियर 7 माइनिंग बीस्ट से निपटना जरूरी था। 100 मीटर लंबा उसका शरीर कुंडली मारे पड़ा था। हर सांस के साथ आसपास की धातु के कण उसकी नाक में खिंच रहे थे। मुंह से सल्फर की गंध वाली सफेद भाप निकल रही थी। जहां गिरती पत्थर सुनहरे पड़ जाते, उसे आसपास की परवाह नहीं थी। क्या तरीका हो सकता है इसे थोड़ी देर के लिए हटाने का? किंतियन सोच में डूब गया। तभी एलन ने उसकी बांह छुई। किंतियन ने स्पिरिचुअल लिंक एक्टिव किया। बिना आवाज के सीधे दिमाग से बात करो। एलन की आंखें चमक उठी। भाई, प्लान क्या है? क्रिस्टल मुझे चाहिए, लेकिन इसे हटाना मुश्किल है। ये काम मुझ पर छोड़ दो। एलन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसे भटका सकता हूँ। मैं भागने में एक्सपर्ट हूँ। ये टियर 7 है। एलन मुस्कुराया। कुछ पल चुप रहने के बाद किंतियन ने सिर हिलाया। बस 10-12 सेकंड चाहिए। डन। अगले ही पल एलन के शरीर से सियान रोशनी फूटी। ड्रैगन स्केल्स गर्दन से गाल तक फैल गए। उसने जमीन पर हल्का उछाल लिया और बिजली की तरह भागा। साथ ही उसने माइनिंग बीस्ट की पूंछ पर ड्रैगन पावर से जोरदार मुक्का मारा। क्लैंग। धातु की गूंज पूरे अंडरग्राउंड में फैल गई। माइनिंग बीस्ट की आंखें खुली। पन्ना जैसी ज्वाला उसकी पुतलियों में भड़क उठी। उसका विशाल शरीर झटके से फैला। गर्जना से एलन हवा में उछल गया। एलन चिल्लाया और गुफा की गहराई में भागा। माइनिंग बीस्ट पागल हो उठा। चट्टानें टूटती गईं। उसने मुंह में धातु के कण इकट्ठा कर डार्क गोल्ड लाइट बॉल बनाई और एलन की तरफ दाग दी। धमाका हुआ। सुरंग कांप उठी। इसी बीच किंतियन हरकत में आया। सॉइल डिवोरिंग डेमन वाइन उसकी हथेली से लहर की तरह निकली। हजारों बेलें चारों तरफ फैल गईं और बिजली की रफ्तार से सारे एनर्जी क्रिस्टल स्टोन समेटकर स्पिरिट स्पेस में डालने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरा क्रिस्टल ढेर गायब। चांदी सी चमक। किंतियन भी वहां से ओझल। उधर एलन के लिए हर सेकंड सदियों जैसा था। वो जान बचाकर भाग रहा था। धातु का तूफान पीछे पीछे। ड्रैगन स्केल्स पर वार की आवाज गूंजी। अचानक वो एक डेड एंड पर पहुंच गया। सामने ऊंची खड़ी चट्टान। कोई रास्ता नहीं। डैम। पीछे से माइनिंग बीस्ट दीवार तोड़ता हुआ आ गया। उसकी आंखों में विनाश की आग थी। एलन के कपड़े पसीने से भीग गए। ड्रैगन पावर उफान पर थी, लेकिन निकलने का मौका नहीं। जैसे ही विशाल जबड़ा उसे निगलने वाला था, स्विश। चांदी की चमक। उसकी कमर कसकर खिंची और वो शून्य में गायब। धम। माइनिंग बीस्ट चट्टान से टकराया। टनों पत्थर गिरे। उसकी गर्जना पूरी सुरंग में गूंज उठी। कुछ 100 मीटर दूर एलन जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। बाल बाल बचे। वो किंतियन की तरफ मुड़ा, लेकिन देखा कि किंतियन की नजर उस ढही हुई चट्टान के पीछे टिकी है। वहां एक गहरी गुफा खुल चुकी थी। उस गुफा की दरारों से दूधिया सफेद स्पिरिचुअल ची धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। इतनी घनी कि हवा झनझना रही थी। ये पहले वाले स्पिरिचुअल स्प्रिंग से कई गुना ज्यादा शुद्ध थी। एलन की आंखें फैल गईं। ये नया अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्प्रिंग? किंतियन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में चमक थी। तुम सच में लकी स्टार हो। एपिसोड 318। टेलीपोर्टेशन का कमाल, स्पिरिचुअल स्प्रिंग में कल्टीवेशन। गर्र। माइनिंग बीस्ट ने अचानक सिर घुमा लिया। उसकी इंद्रियों ने पीछे मौजूद 2 छोटे कीड़ों की गंध पकड़ ली थी। 100 मीटर लंबा उसका शरीर विशाल अजगर की तरह झपटा और उसके साथ चट्टानों के टूटने की गूंज पूरी सुरंग में फैल गई। उसका विशाल मुंह खुलते ही डार्क गोल्ड मेटलिक तूफान झरने की तरह बरस पड़ा। जहां जहां वो बहा, पत्थर और गुफा की दीवारें पाउडर बनती चली गईं। किंतियन ने एलन की कॉलर पकड़कर उसे आगे खींच लिया। वो इस वक्त आराम से वॉइड चीरकर निकल सकता था, लेकिन जब उसने पहले माइनिंग बीस्ट को एलन का पीछा करते देखा था, तभी उसके दिमाग में एक बोल्ड आइडिया बना था। शायद वो इसे ट्राई कर सकता है। उसकी स्पीड एलन से कहीं ज्यादा थी। ऊबड़ खाबड़ सुरंग में उसके कदम ऐसे चल रहे थे जैसे समतल जमीन हो। आगे रास्ता ढही हुई चट्टानों से बंद था। किंतियन की उंगलियों के इशारे पर सैंडस्टॉर्म कंट्रोल एक्टिव हुआ। रेत की धार तलवार की तरह चट्टान काटती हुई रास्ता साफ कर गई। ऊपर से एक विशाल पत्थर गिरा। उसने साइड स्टेप किया। बाजू से वाइन निकली, पत्थर को लपेटा और उसी मोमेंटम से खुद को ऊपर उछाल लिया। एलन की पहले वाली जान बचाकर भागने की हालत के मुकाबले किंतियन का मूवमेंट बेहद स्मूथ था।
जैसे वो माइनिंग बीस्ट के साथ कोई खतरनाक डांस कर रहा हो। गर्रा! माइनिंग बीस्ट पूरी तरह भड़क चुका था। उसकी रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। अब उसे जमीन या सुरंग की परवाह नहीं थी। उसका विशाल शरीर सीधे दीवारें तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहां से गुजरता, सुरंग कागज की तरह ढह जाती। मलबा और धातु के टुकड़े चारों तरफ उड़ रहे थे। किन तियन की आंखों में चमक उभरी। अब वक्त है। सुरंग के एक मोड़ पर उसने अचानक घूमकर दाईं तरफ की एक संकरी खान में छलांग लगा दी। माइनिंग बीस्ट उसके पीछे घुसा। उसका सिर जबरदस्ती अंदर घुसा। जमीन कांप उठी। लेकिन जैसे ही उसका आधा शरीर अंदर आया, सामने एक विशाल चांदी जैसी रोशनी का पर्दा खुल गया। वो एक स्पेस गेट था, इतना बड़ा कि पूरा माइनिंग बीस्ट समा जाए। उसके पीछे असीम अंधेरा। माइनिंग बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रुक ही नहीं पाया। उसका आगे का आधा शरीर सीधे स्पेस गेट में घुस गया। अब किन तियन और एलन उसी पल उसके पीछे प्रकट हुए। किन तियन ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर स्पेस गेट में उंडेल दी। अंदर जाओ। वॉइड की ताकत ज्वार की तरह उमड़ी और माइनिंग बीस्ट के बाकी शरीर को भी जबरदस्ती रोशनी के पर्दे में धकेल दिया। गर्जना के बीच विशाल स्पेस गेट सिकुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक चांदी की रेखा बनकर हवा में गायब हो गया। एलन खाली सुरंग को घूरता रह गया। भाई, आपने उसे कहां भेज दिया? किन तियन ने गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुराया। रैंडम टेलीपोर्टेशन। कम से कम 200 किलोमीटर दूर। अभी तो वापस नहीं आएगा। इतनी दूर फेंके जाने के बाद चाहे माइनिंग बीस्ट कितना भी ताकतवर हो, उसे नए इलाके में एडजस्ट करने में समय लगेगा। वापस यहाँ आने में तो और भी। चलो उस स्पिरिचुअल स्प्रिंग को देखते हैं। चांदी की चमक हुई और दोनों ढही हुई चट्टान के पीछे वाली गुफा में पहुंच गए। सामने का दृश्य देखकर एलन की सांस अटक गई। ये एक विशाल गोल आकार का स्पिरिचुअल स्प्रिंग था, करीब 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ। दूधिया सफेद स्पिरिचुअल ची उसके अंदर लहरों की तरह घूम रही थी, इतनी घनी कि लगभग तरल बन चुकी थी। स्प्रिंग के किनारे खड़े होते ही रोम छिद्रों से ची भीतर घुसती महसूस हो रही थी। शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी खुशी से उछल रही थी। स्पिरिचुअल पावर नीचे तक गई, करीब दर्जन भर मीटर गहराई तक, और हर बूंद में शुद्ध ऊर्जा भरी थी। ये 100 स्प्रिंग स्टार पर मिलने वाले सबसे प्रीमियम स्प्रिंग्स में से एक था। जो देखे वो पाए। किन तियन मुस्कुराया। अगले कुछ दिन हम यहीं कल्टीवेशन करेंगे। इतना बड़ा स्प्रिंग वो अकेले नहीं निगल सकता था, और अगर एलन ना होता तो माइनिंग बीस्ट वो दीवार नहीं तोड़ता और ये स्प्रिंग कभी नहीं मिलता। खुशी शेयर करने से बढ़ती है। किन तियन को महसूस हो रहा था, टियर 5 अब ज्यादा दूर नहीं। एक छोटा सा ट्रांजिशनल फ्रेज, खदान की शांति के बीच। 100 स्प्रिंग स्टार, 27वां मिलिट्री बेस। सिल्वर ग्रे एयरशिप बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी और हेलीपैड पर लैंड हुई। हैच खुला। सबसे पहले एक मध्यम आयु का आदमी उतरा। उसने सायन रंग का ब्रोकेड रोब पहना था, जिसके किनारों पर डार्क गोल्ड पैटर्न कढ़े थे। उसके हर कदम में शांति और रुतबा झलक रहा था। उसके साथ एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग था। उसकी आंखें गहरे समुद्र जैसी थीं और उसकी मौजूदगी ही दबाव पैदा कर रही थी। मिस्टर डोंगफोंग याओ। मिस्टर फू। लुओ सेन मुस्कुराए और हाथ बढ़ाया। डोंगफोंग याओ ने हाथ मिलाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। कमांडर लुओ, देरी के लिए माफ कीजिए। रास्ते में एक टियर 7 स्पिरिट बीस्ट अचानक दिखा। लगा कहीं ब्लड डेमन कल्ट की चाल तो नहीं, इसलिए जांचने गया। थोड़ा टाइम लग गया। टियर 7 स्पिरिट बीस्ट। लुओ सेन की भौहें सिकुड़ गईं। मामला सुलझा दिया गया है। डोंगफोंग याओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे उसने कोई चींटी मसल दी हो। दरअसल लोकल माइनिंग बीस्ट था। एयरशिप की एनर्जी फ्लक्चुएशन से भड़क गया होगा। बस एक्सीडेंट। लुओ सेन के दिल में हल्की कंपकंपी दौड़ी। इतनी जल्दी टियर 7 माइनिंग बीस्ट को खत्म करना। डोंगफोंग क्लैन के वारिस की ताकत वाकई गहरी थी। ब्लड डेमन को यहाँ लाया गया है। लुओ सेन ने सीधा मुद्दा उठाया। डोंगफोंग याओ ने सिर हिलाया। अच्छा, थैंक यू कमांडर लुओ। लुओ सेन ने इशारा किया। भारी हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी एक कैदी को आगे लेकर आई। एपिसोड 319 टेलीपोर्टेशन के कमाल, स्पिरिचुअल स्प्रिंग कल्टीवेशन भाग 2। वो आकृति गहरे सिल्वर मेटल के बेड़ियों में पूरी तरह जकड़ी हुई थी। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, लेकिन उन आंखों में कोई फोकस नहीं था। खाली और बेजान साफ था कि ड्रग्स और स्पिरिचुअल एनर्जी की डबल सप्रेशन में था। यही है, लुओ सेन ने इशारा किया। डोंगफोंग याओ ने सिर से पांव तक ब्लड डेमन को देखा। मेटल शैकल्स पर बची हुई रेस्ट्रिक्टिव फ्लक्चुएशन को महसूस कर हल्का सा सिर हिलाया। कमांडर लुओ ने सच में पूरा इंतजाम किया है। एक शांत कमरा तैयार कराइए। ओल्डफू और मुझे इससे अकेले पूछताछ करनी है। सब तैयार है। लुओ सेन उन्हें बेस के अंदर ले गया। उसके मन में साफ था, डोंगफोंग क्लैन ने कभी ब्लड डेमन कल्ट का पीछा नहीं छोड़ा। अब जब एक असली ब्लड डेमन हाथ लगा है, वो किसी भी कीमत पर उसका मुंह खुलवाएंगे। क्वाइट रूम के अंदर सैनिकों ने ब्लड डेमन की बेड़ियां खोल दी।
आखिरी बकल जमीन पर गिरा ही था कि डोंगफोंग याओ अचानक मुड़ा। सुना है इसे पकड़ने का क्रेडिट एक कर्नल किन तियन को जाता है। लुओ सेन ने सिर हिलाया। जी 7 ब्यूरो के कर्नल किन तियन ने 100 हंट स्टार थीव्स में घुसपैठ की और सही कोऑर्डिनेट भेजे, तभी हम जाल कस पाए। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें बुला सकता हूं। जरूरत नहीं, डोंगफोंग याओ ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन शायद उनके बारे में उतना जानता हूं जितना आप। लुओ सेन चौंका। ओह, किन तियन और हमारे डोंगफोंग क्लैन का थोड़ा कनेक्शन है। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से थाप दे रही थी। कुछ समय पहले हमारे ग्रेट एल्डर ने खुद उनसे मुलाकात की थी। क्या? लुओ सेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। डोंगफोंग क्लैन के ग्रेट एल्डर, पूर्व क्लैन लीडर डोंगफोंग के, एक साधारण कर्नल को खुद ग्रेट एल्डर मिले, ये बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकता। बेस के अंदरूनी हिस्से में कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे, डोंगफोंग याओ, सिल्वर बालों वाला बुजुर्ग और झुका हुआ ब्लड डेमन। डोंगफोंग याओ की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें ठंडी खाई जैसी हो गईं। शुरू करें, उसने धीमे से कहा। बुजुर्ग ने अपनी सूखी उंगलियां ब्लड डेमन के सिर पर रखीं। एक अदृश्य स्पिरिचुअल पावर सुई की तरह उसके कॉन्शियसनेस सी में घुस गई। पूछताछ आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ, वाह, इतना बड़ा अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल स्प्रिंग, क्या हम सब यहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं? विवियन की आंखें चमक रही थी। बिल्कुल, किन तियन मुस्कुराया। मैं और एलन ने मिलकर ढूंढा है। यहाँ की स्पिरिचुअल चीज सबके लिए काफी है। लुओ शिव ने दूधिया धुंध को देखा। उसके सख्त चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। पॉइजन्स विडो किनारे खड़ी थी। उसकी स्कर्ट का किनारा स्पिरिचुअल चीज से हल्का कांप रहा था। उसकी नजर किन तियन पर टिकी थी, सम्मान और भरोसे से भरी। मैं पहले जा रही हूँ। विवियन चहकते हुए पानी में कूद गई। छींटों में इंद्रधनुषी चमक उभरी। एलन भी पीछे से कूदा। पानी के अंदर उसके ड्रैगन स्केल्स नीली रोशनी से चमकने लगे। लुओ शिव, शियोंग और पॉइजन्स विडो भी एक एक कर उतर गए। सबने समझदारी से बीच का सबसे घना हिस्सा किन तियन के लिए छोड़ दिया। किन तियन धीरे धीरे पानी में उतरा। गर्माहट टखनों से घुटनों और फिर सीने तक पहुंची। रोम छिद्रों से स्पिरिचुअल ची भीतर घुसने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। ये ची उम्मीद से ज्यादा दमदार थी, फिर भी बेहद स्मूथ। न मेटल जैसी तेज, न डार्क एनर्जी जैसी ठंडी, जैसे महीन रेशम नसों में बह रहा हो। उसका पूरा शरीर लालच से ऊर्जा सोख रहा था। अशुद्धियां पानी में घुल रही थीं। खून में हल्की सुनहरी चमक उभर रही थी। कॉन्शियसनेस सीधी साफ झरने से धुलता महसूस हो रहा था। वो पद्मासन में बैठ गया। ची लहरों की तरह उसकी ओर उमड़ रही थी। कलाई पर बंधी वाइन ने सिर उठाया, लेकिन किन तियन ने दबा दिया। इतना बड़ा स्प्रिंग भी तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, बस गार्ड करो। वाइन अनमने ढंग से किनारे फैल गई। स्प्रिंग के भीतर विवियन के चारों ओर हल्की लाल ज्वाला घूम रही थी। एलन के ड्रैगन स्केल्स खुल बंद हो रहे थे। लुओ शिव की स्वॉर्ड इंटेंट पानी की सतह पर धुंधली तलवार का साया बना रही थी। पॉइजन्स विडो की उंगलियों के बीच हल्का बैंगनी जहर घूम रहा था, लेकिन स्प्रिंग की शुद्ध ची ने उसकी पॉइजन पावर को संतुलित कर दिया था। शियोंग अलग था। उसका विशाल शरीर चट्टान की तरह स्थिर था। स्पिरिचुअल ची उसके अंदर जाती तो धौंकनी जैसी आवाज आती। वो शरीर को पहले मजबूत कर रहा था। मसल्स काले लोहे की तरह तप रहे थे। ये अलग तरह का कल्टीवेशन था। 7 दिन ऐसे ही गुजर गए। 7वें दिन स्प्रिंग में सिर्फ किन तियन बचा था। दूसरों ने अपनी लिमिट छू ली थी। स्पिरिचुअल एनर्जी का एक सीलिंग होता है, उससे आगे बढ़ने के लिए नया ब्रेक थ्रू चाहिए। लेकिन किन तियन अलग था। उसका शरीर पहले ही टियर 4 8 स्टार से आगे था। स्पिरिचुअल पावर टियर 6 स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट के बराबर। जैसे उसका अंदरूनी रिजर्वायर पहले से कई गुना बड़ा बना दिया गया हो। अब वो सिर्फ भर रहा था। उसके चारों तरफ चीका सफेद कोकून बन चुका था। हर सांस में भारी मात्रा में ऊर्जा भीतर जा रही थी। हड्डियों से हल्की कड़क की आवाज। मसल फाइबर बार बार स्ट्रेच होकर मजबूत हो रहे थे। कॉन्शियसनेस सी फैल रहा था। ये बॉटलनेक नहीं था, ये स्टोरेज पीरियड था। स्प्रिंग का जल स्तर साफ घट रहा था। किनारों पर गीली चट्टानें दिखने लगी, लेकिन किन तियन का रिजर्वायर अब भी खाली लग रहा था। उसके माथे पर बैंगनी रोशनी और तेज हो गई। जब स्प्रिंग का पानी लगभग आधा रह गया, अचानक भीतर कुछ टूटा। धम, एक असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। एपिसोड 320, टियर 5 4 स्टार, बैटल पावर में जबरदस्त उछाल। बूम, किन तियन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी एक पुतली में डार्क पर्पल बिजली पागलों की तरह चमक रही थी, जबकि दूसरी में काला एयरफ्लो घूम रहा था। बिजली और अंधकार की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी नसों में ऐसे गरज रही थी जैसे 2 ताकतवर ड्रैगन आपस में भिड़ गए हों। तुम अभी हार नहीं मान सकते, उसने धीमे से फुसफुसाया और अपने अंदर जमा हुई एक्सट्रीम कंप्रेस्ड एनर्जी को खुद गाइड करते हुए
टियर 4 और टियर 5 के बीच की इनविजिबल बैरियर की तरफ धक्का दिया। बूम! डार्क पर्पल बिजली सबसे पहले फूटी। हजारों इलेक्ट्रिक कोड़ों की तरह उसका पूरा शरीर झंझना उठा। उसकी नसें बिजली से फट रही थीं, लेकिन अगले ही पल स्पिरिचुअल ची उन्हें रिपेयर भी कर रही थी। तेज दर्द और सुन्नपन ने बिजली की डोमिनेटिंग नेचर को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। बॉटलनेक बैरियर पर महीन दरारें बनने लगी। तभी पिच ब्लैक डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी उन दरारों में चींटियों के झुंड की तरह घुस गई। धीरे धीरे उसने बैरियर की जड़ को अंदर से खा डाला। अंधकार की एनर्जी कोशिकाओं में घूमते हुए बिजली से डैमेज हुए टिश्यू को फिर से रीस्ट्रक्चर कर रही थी और हर बार टूटने के बाद और ज्यादा मजबूत बना रही थी। दोनों एनर्जी मिलकर बैरियर पर लगातार हमला कर रही थी। उसी वक्त किन तियन का फिजिकल बॉडी भी अचानक फट पड़ा। राआर! उसके गले से किसी प्राचीन जंगली दैत्य जैसा भारी गर्जन निकला। उसके रोम छिद्रों से क्रिम्सन गोल्ड ची और ब्लड पावर लावा की तरह बाहर निकली और उसके शरीर के चारों ओर मोटी ची और ब्लड आर्मर बना दी। ये पावरफुल ची और ब्लड फोर्स बिजली और अंधकार की एनर्जी के टॉरेंट से टकराई और कुछ पल के लिए दोनों को मिलाकर पर्पल ब्लैक लाइट का एक इंटरवोवन कॉलम बना दिया। और फिर क्रैक! उसके अंदर एक साफ टूटने की आवाज गूंजी। टियर 5 की बैरियर, जो अनगिनत स्पिरिचुअलिस्ट को रोक देती थी, आखिरकार तीनों ताकतों के अटैक से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। ब्रेक थ्रू के उसी पल आसमान और धरती की स्पिरिचुअल ची कई गुना तेज स्पीड से उसके अंदर घुसने लगी। 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक हाई स्पीड पर चलने लगी। बिजली की स्पिरिचुअल एनर्जी नई खुली नसों में ऐसे दौड़ रही थी जैसे छोटे छोटे तूफान पैदा हो रहे हों। डार्क एनर्जी उसके दांतियन में घूमता हुआ ब्लैक वॉर्टेक्स बन गई। ची और ब्लड फोर्स बाढ़ की तरह उसके हाथ पैर और हड्डियों में बह रही थी। उसकी हड्डियों पर हल्की गोल्डन पैटर्न उभर आई जिनसे इंडिस्ट्रक्टिबल ऑरा निकल रही थी। स्पिरिचुअल स्प्रिंग का पानी इनविजिबल फोर्स से 10 मीटर के दायरे में हट गया। किन तियन हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर बिजली और छाया लिपटी हुई थी। क्रिम्सन गोल्ड ची और ब्लड आसमान की तरफ उठ रहे थे। पत्थरों की दरारों से आती हल्की रोशनी को गोल्डन पर्पल रंग दे रहे थे। वो साफ महसूस कर सकता था उसकी स्पिरिचुअल लेवल तेजी से चढ़ रही थी। टियर 5 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, आखिरकार 4 स्टार पर जाकर रुक गई। अगर स्पिरिचुअल ची भरपूर हो तो उसकी मौजूदा फाउंडेशन के साथ लगातार ब्रेक थ्रू में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन ये अंत नहीं था। एक छोटा सा ट्रांजिशनल फ्रेज खदान की गहराई में। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी ऑरा समेट ली। उसके शरीर की बिजली और छाया गायब हो गई। ची और ब्लड आर्मर वापस गोल्डन धाराओं की तरह उसके अंदर समा गई। उसकी आंखें गहरी थीं। बाईं आंख में बिजली, दाईं में छाया। वो नीचे स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तलहटी में उतरा। नम पत्थरों पर खड़े होकर उसने अपने अंदर उमड़ती एक्सप्लोसिव ताकत को महसूस किया। उसने हल्का सा मुक्का चलाया। हवा में वैक्यूम बन गया। पंच विंड में बिजली और छाया की धार थी। टियर 5 4 स्टार। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी बिजली और अंधकार एनर्जी पहले से ज्यादा कंप्रेस्ड थी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट की डिफेंस शील्ड के बराबर थी। क्लोज कॉम्बैट में वो अपने साथियों से साफ आगे था। लेकिन अपग्रेड यही नहीं रुका। अचानक सिल्वर लाइट चमकी और वो टियर 7 माइनिंग बीस्ट की मान की गहराई में टेलीपोर्ट हो गया। मेटल सेंशन रडार की तरह फैल गया। पत्थरों के पार से भी तेज मेटल वेव्स महसूस हो रही थीं। अब इसे ट्राई करते हैं। उसने दोनों हाथ फैलाए। गोल्ड डिवोरिंग एनहांसमेंट की खास पावर उसके शरीर से फैल गई। आसपास की चट्टानें जोर से कांपने लगीं। जाल जैसी दरारें फैल गईं। कठोर पत्थर ऐसे टूटने लगे जैसे किसी अदृश्य दैत्य ने अंडे का छिलका छील दिया हो। अगले ही पल हैरान कर देने वाला सीन सामने था। लाखों महीन मेटल लाइट पार्टिकल्स अयस्क की गहराई से निकलकर हवा में तैरने लगे। डार्क गोल्ड, सिल्वर व्हाइट और डिम ब्लू रोशनी चमक रही थी। वे स्टारडस्ट की तरह घूमते हुए किन तियन की तरफ उमड़ पड़े। स्विश स्विश। जैसे ही वे उसके शरीर से टकराए, उसकी त्वचा पर बहती हुई मेटलिक शाइन दिखने लगी। पार्टिकल्स रोम छिद्रों से अंदर घुसे और मसल फाइबर से जुड़ गए। उसकी पहले से मजबूत मांसपेशियां और डेंस हो गईं। हर फाइबर जैसे टेम्पर्ड स्टील में लिपट गया हो। हड्डियों के अंदर से क्रैकलिंग की आवाज आई। डार्क गोल्ड फिल्म हड्डियों पर चढ़ गई। उसके आंतरिक अंगों पर भी ट्रांसपेरेंट मेटल लेयर बन गई, जैसे इनविजिबल इनर आर्मर। कुछ ही सांसों में उसका शरीर फ्लोइंग गोल्डन बॉडी बन गया। ये सिर्फ ऊपर से कोटिंग नहीं थी, बल्कि सेल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन था। उसने धीरे से मुट्ठी भींची। जोड़ों से मेटल क्लैश की धीमी आवाज आई। हवा में लहरें बन गईं। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ डरावनी स्पीड से बढ़ रही थी। ये अपग्रेड स्पिरिचुअल स्प्रिंग से कहीं ज्यादा डायरेक्ट और ओवरपावरिंग था। समय चुपचाप बीतता रहा। अचानक उसके पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द फैला, जैसे अंदर खिंचे मेटल थ्रेड्स टूटने वाले हों। ये उसके शरीर की लिमिट थी। उसने तुरंत अपनी ऑरा समेट ली और सक्शन रोक दिया। हवा में तैरते पार्टिकल्स गिरते हुए वापस चट्टानों में समा गए। वह टूटे पत्थरों पर उतरा। उसने अपनी हथेली देखी।
मेटेलिक शाइन गायब थी, लेकिन त्वचा के नीचे रिफाइंड स्टील जैसी डेंसिटी साफ महसूस हो रही थी। उसने जमीन से डार्क आयरन एसेंस का आधे इंसान जितना ब्लॉक बनाया और मुक्का मारा। बिना किसी बड़े धमाके के वो ब्लॉक बिस्किट की तरह चूर हो गया। उसकी मुट्ठी पर एक खरोंच तक नहीं आई। पावर मल्टीप्लाई हो गई, डिफेंस डबल। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। अब बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के भी वो टियर 5 के पीक स्पिरिचुअलिस्ट को चुनौती दे सकता था। और अगर बिजली और अंधकार की ड्यूल पावर यूज करे तो नॉर्मल टियर 6 भी उससे भिड़ने से बचेगा। अब उसके पास सच में टियर 6 पावर हाउस को हराने की ताकत थी।